वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। ये हमारा पार्ट 4 है। आज हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे 11.2.2 काइनेटिक एनर्जी। ऊपर के सभी टॉपिक्स हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को एक्टिविटी 11.6 से समझेंगे। तो इस वाली एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है, टेक अ हैवी बॉल। हमें यहाँ पे एक भारी सी बॉल लेनी है और उसको जो गीली मिट्टी होती है ना, उसके ऊपर उसको ड्रॉप कर देना है, मतलब उसके ऊपर उसको फेंक देना है। अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर। जो गीली मिट्टी होती है ज़्यादा सही रहेगी इस वाली एक्टिविटी के लिए, क्योंकि हमें इस वाली एक्टिविटी में ना गड्ढे बनाना है। ठीक है, जो बारिश के बाद जो मिट्टी हो जाती है ना, उस तरह की जो मिट्टी होती है उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब जो आपकी बॉल है, आप उसको जो सैंड है उस पर 25 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप करना है ना। द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन। अब वहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि जो बॉल है, जो गेंद है, वो वहाँ पे एक तरह का डिप्रेशन बना देगी। डिप्रेशन मतलब वो वहाँ पे एक तरह का गड्ढा सा बना देगी। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट्स ऑफ 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। अब इस वाली एक्टिविटी को आप अलग अलग हाइट से करो। जैसे आपने बाय 25 सेंटीमीटर से फेंका, फिर 50 सेंटीमीटर से, फिर 1 मीटर से, फिर 1.5 मीटर से। इस तरह से आप अलग अलग हाइट से बॉल को उस वाली गीली मिट्टी के ऊपर फेंको। तो वहाँ पे क्या नोटिस करोगे, वहाँ पे अलग अलग तरह के डिप्रेशन बन जाएंगे। मतलब कोई गड्ढा ज़्यादा गहरा होगा, कोई कम गहरा होगा, है ना। तो आप क्या नोटिस करोगे, वो वाला गड्ढा सबसे ज्यादा गहरा होगा जो बॉल आपने सबसे ऊंचाई से फेंकी थी, है ना। जब सबसे ऊंचाई से, जितनी ऊंचाई से आप बॉल को फेंकोगे उतना गहरा गड्ढा हो जाएगा, है ना। कंपेयर देयर डेप्थ्स। डेप्थ मतलब जो उनकी गहराई है उसको आप कंपेयर कर सकते हो। जिसका भी ज्यादा होगा, है ना, आपको पता चल जाएगा कि जो मान लो ये वाला गड्ढा सबसे गहरा है, तो आप समझ जाओगे कि मैंने सबसे ऊंचाई से इसके अंदर बॉल फेंकी थी। ठीक है, अब आती है एक्टिविटी 11.7। इसके अंदर हमें एक एपरेटस लेना है जो कि हमें फिगर 11.5 में दिखाया है। देखो यहाँ पे फिगर 11.5 है, इसके अंदर जो एपरेटस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको इस तरह का एपरेटस लेना है। और प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नॉन मास इन फ्रंट ऑफ ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक टेबल लेंगे। ठीक है, अब टेबल के ऊपर आप यहाँ पे ट्रॉली रख लोगे। ठीक है, इन अब वुडन ब्लॉक ऑफ नॉन मास, हमें पहले तो एक वुडन ब्लॉक रखना है ना, कोई भी डब्बा रखना है आपको एक वुड का, है ना, जिसका मास, जिसका जो वेट है, जो भार है उसका, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह का आप डब्बा यहाँ पे रख लो और एक ट्रॉली रख लो बिल्कुल उसके सामने। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रॉली रख लो एक। ठीक है, इस तरह की ट्रॉली और ट्रॉली के सामने बिल्कुल एक डब्बा जिसका मास आपको पता हो। ठीक है, और एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, ये भी आपको हमें पता होना चाहिए। प्लेस आ नॉन मास ऑन द पैन सो डेट द ट्रॉली स्टार्ट मूविंग। अब वहां पे एक जो पैन होता है ना, उसको प्लेस अ नॉन मास, एक पैन रख दो ट्रॉली के ऊपर, है ना। जिस पैन का वेट जो है वो आपको पता होना चाहिए, एक तरह का पैन आप ट्रॉली के ऊपर रख दो। तो आप क्या नोटिस करोगे, जो ट्रॉली है वहां पे चलना शुरू कर देगी, है ना, क्योंकि ट्रॉली के ऊपर एक फोर्स लगी है और ट्रॉली ने क्या करा, आगे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड, ट्रॉली आगे चलना शुरू कर देगी एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक, और वुडन ब्लॉक जो हमने ब्लॉक रखा था उसको हिट करेगी। फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। अब वहां पे एक स्टॉपर टाइप रख दो जिससे जो ट्रॉली है वो ब्लॉक को हिट करने के बाद रुक जाए। द ब्लॉक गेट डिस्प्लेस। अब आप क्या नोटिस करोगे, जब ट्रॉली ने वहां से चलना शुरू किया तो वो ने ब्लॉक को धक्का मारा और जो ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, है ना, मतलब जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस हो गया, है ना। अब आपको वो चीज यहाँ पे मेजर करनी है कि ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ। नॉट डाउन मतलब, नॉट डाउन मतलब लिख लीजिए द डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा। दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज गेन एनर्जी। तो इस समय क्या समझ में आता है, वहां पे ट्रॉली के ऊपर कुछ काम हुआ और ट्रॉली को एनर्जी मिली, है ना। अब इस वाली एनर्जी को हम क्या कहेंगे, अब वो चीज हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, हमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक ऑफ ट्रॉली। तो हमें इस वाली एक्टिविटी से क्या समझ में आता है कि ट्रॉली के ऊपर कुछ काम हुआ एज द ब्लॉक हैज गेन एनर्जी, है ना। अब ट्रॉली ऊपर कोई काम हुआ जब जो ट्रॉली ने ब्लॉक को वहां पे धक्का दिया। इन दिस एक्टिविटी द मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हैज इट पॉजिटिव एनर्जी। तो इस वाली एक्टिविटी में ट्रॉली के ऊपर काम हुआ, ट्रॉली ने काम अपने ऊपर पाया और उसने एनर्जी को गेन करा। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। कोई भी चलता हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो काम कर सकता है। जैसे एक बॉल है, बॉल को आपने किक किया और आगे जाके एक बॉल और पड़ी है, तो जो बॉल है वो इस वाली बॉल को भी हिट करेगी। तो इस वाली बॉल ने कोई काम किया, है ना, इसके पास कोई एनर्जी आ गई। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। अब देखो एक ऑब्जेक्ट जो तेजी से चल रहा है वो ज्यादा काम कर सकता है किसके कंपेयर में, एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कंपेयर में। ठीक है,
अब मूविंग बुलेट, जैसे कि एक चलती हुई जो बुलेट है। अब बुलेट जो है अच्छा देखो, एक बुलेट होती है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक मान लो कोई भी बहुत बड़ा सा व्हील है, ठीक है, आप किसी को बुलेट से मारो तो क्या होगा, मर जाएगा। आप किसी के पास व्हील फेंक के मारो, कोई पहिया फेंक के मारो तो क्या होगा, उसको थोड़ी चोट आएगी, है ना। और जबकि देखो ये कितनी छोटी सी है, कितनी बड़ी है, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है ना। तो यहाँ पे इस चीज का फर्क आता है। अब देखो ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा, रोटेटिंग व्हील, घूमता हुआ व्हील, एक स्पीडिंग स्टोन, कैन डू वर्क, ये सब क्या कर सकते हैं, सब कुछ काम कर सकता है ना। अब जो ब्लोइंग विंड है, अब जब ब्लोइंग विंड बहेगी तो जो जो कपड़े सूखे हुए होते हैं वो उन्हें हिलाती है, उन्हें सुखाती है। ए रोटेटिंग व्हील, जो घूमता हुआ पहिया होता है, वो हमें कहीं भी पहुंचा सकता है। एक स्पीडिंग स्टोन, है ना। तो ये सब चलती हुई चीजें हैं, ये सब चलती हुई चीजें कुछ ना कुछ काम कर सकती हैं। हाउ डज द बुलेट प्लेस द टारगेट, हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड ऑफ अ विंडमिल। अब देखो जो बुलेट है वो यहाँ पे एक टारगेट लगा सकती है अपना, है ना, मतलब चलती हुई चीज है, बुलेट बुलेट चल रही है ना। बुलेट को आपने गन से चला दिया तो वो वहां पे अपना टारगेट बना के उसको मार सकती है। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड, अब जो बहती हुई हवा है वो क्या कर सकती है, जो विंड मिल होता है, विंड मिल कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है विंड मिल, है ना, इसके ब्लेड्स होते हैं। तो जो विंड मिल होती है वो इसको गोल 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 हिला सकती है ना। सॉरी, जो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ पे विंड बहरी होती है, ठीक है, जो हवा बहरी होती है वो इसको गोल गोल हिला सकती है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पॉजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब देखो, अब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है और इनके पास एनर्जी आ रही है, हमने सारी एनर्जी को क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी को आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना, कुछ ना कुछ डाउट अभी भी है ना। अब फॉलोइंग कोकोनट, अब देखो जो गिरता हुआ कोकोनट है, एक चलती हुई कार, एक रोलिंग एक घूमता हुआ स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, उड़ता हुआ एक एयरक्राफ्ट, है ना, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, अ रनिंग एथलीट, एक भागता हुआ एथलीट, एथलीट मतलब एक भागता हुआ खिलाड़ी, ठीक है, एक्सेट्रा। पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट मोशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट मोशन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इस वाली लाइन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह की एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और उसके पास एनर्जी आती है। ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप एक बॉल है, ठीक है, और बॉल क्या एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको किक करी, ये आगे जाएगी। अब जब ये आगे जाएगी तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी, इस वाली एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इंक्रीज होती रहती है उसके स्पीड के हिसाब से, ठीक। हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट मोशन। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मतलब किस ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये हमें कैसे पता होगा। देखो, by definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it, make it acquire that velocity। अब देखो, अब इस वाले को हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी किस वाले ऑब्जेक्ट में कितनी होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो सर्टेन एक वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है, वो किसके इक्वल में आता है, वो आता है उसके ऊपर कितना काम हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना आप काम करोगे उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये लिखा हुआ है, जैसे कि बॉल है, बॉल को आप जितनी तेज किक करोगे वो उतनी दूर जाएगी, है ना, उसे उतनी एनर्जी मिलेगी, उसे उतनी एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जितना आप उस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करोगे उसके पास इतनी एनर्जी आएगी। अब जो ट्रॉली थी, आपने ट्रॉली के ऊपर एक पैन रखा जिसका मास आपको पता था, तो आपने जितना वहां पे उसके ऊपर फोर्स लगाया, उस पैन ने जितना फोर्स लगाया उतना वो आगे बढ़ी, है ना, उतना उसने काम किया, उतनी उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी। इस तरीके से आप ज्यादा भारी पैन रख दोगे तो वो और ज्यादा आगे जाएगी, है ना। अब जितना ज्यादा आगे जाएगी उतनी उसके पास एनर्जी आ जाएगी, और उस वाली एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ पे समझा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, और दूसरा क्या समझा कि काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट में कितनी होती है। अब हमें ये बताना चाहिए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको निकालेंगे कैसे, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल तो यही आएगा एग्जाम में। तो देखो, लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन की मदद से समझेंगे, है ना। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वेलोसिटी u है,
लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एस, और हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब वो यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया और डिस्टेंस को हमने लिया एस, ठीक है, विद अ कांस्टेंट फोर्स एफ, और फोर्स क्या लग रही है उसके ऊपर, एफ फोर्स लग रही है। एक्ट इट ऑन अ डायरेक्शन और ए डिस्प्लेसमेंट, फॉर्म इक्वेशन 11.1। अब हमने ऊपर 11.1 इक्वेशन पढ़ी थी जिसके अंदर हमने एक मेथड पढ़ा था, W इज एफ एस, मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, है ना। हमने वाली यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, इससे हम यहाँ पे वर्क डन, मतलब किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना काम हुआ है हम वो निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला क्यों दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला से तो हमें पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्क डन हुआ होगा, है ना, उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, है ना। तो इस तरीके से हम अब फोर्स और डिस्टेंस क्या है, अगर हमें फोर्स पता होगी, डिस्टेंस पता होगी, तो हम आराम से क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला बना रहे हैं, अभी हम कुछ निकाल नहीं रहे, अभी अपना हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। द वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट विल कॉज ऑन चेंज इन इट वेलोसिटी, लेट इट वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v। अब हमने यहाँ पे क्या करा, u मतलब होती है इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब देखो इन सेक्शन 8.5, अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, 8.5 से मतलब जो चैप्टर 8 पढ़ा था, चैप्टर 8 में हमने मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। अब हम इस वाले चैप्टर में, इस वाले कॉलम में यहाँ पे मोशन की 3 इक्वेशन में से जो सेकंड इक्वेशन थी, जो सेकंड वन थी, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारा कुछ इस तरह का मेथड था। अब इस तरह का मेथड किस तरह बना था, यहाँ पे एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। द रिलेशन कनेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v, वहाँ पे क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो मूव कर रही थी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ a, है ना। आर द डिस्प्लेसमेंट s, और डिस्प्लेसमेंट क्या था s, इसलिए हमने क्या करा था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन a हो गया, डिस्प्लेसमेंट s हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मेथड था किसमें, सेकंड इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे चैप्टर 8 से ये लेंगे, ठीक है। दिस गिव्स, इस वाली इक्वेशन ने हमें ये वाला मेथड दिया, कैसे दिया देखो, s को हमने ये रखा और 2a जो है ये हमारा यहाँ पे अपॉन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस, आपको ये बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी का मेथड बनेगा। अब देखो यहाँ पे आता है फ्रॉम सेक्शन 9.4, चैप्टर 9 से हमने यहाँ पे लिया एक फॉर्मूला, क्या लिया, फोर्स का मेथड। फोर्स का मेथड क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पता चल गया कि फोर्स क्या है और डिस्टेंस क्या है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ एस, तो फोर्स क्या है हमारी ma, है ना, तो W इज इक्वल टू ma, ठीक है। और S क्या है हमारा, S है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ पे रख लेंगे ये चीज, देखो W तो यहाँ पे एज इट इज आ गया, फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू एस ही आ गया। फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला है ma, हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, और S क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे मेथड हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। अब इस वाले मेथड को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम a को a से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, ये 2 जो है इसे 1/2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, 2/2 रहने दिया हमने, बस ऊपर 1 लगा दिया अलग से लिख के, ठीक है। अब ये वाला मेथड हो गया एक हमारा, ठीक है, ये वाला। अब देखो अब बनता है काइनेटिक एनर्जी का मेथड, कैसे बनेगा देखो। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी पोजिशन से स्टार्ट करता है, मान लो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो उसकी पहले वाली वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब पहले चला ही नहीं, है ना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमारा मेथड ना कुछ इस तरह का बनेगा। अब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u तो कट जाएगा, आपको हमेशा याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी की जो हम इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं 0 से, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, तो हमने क्या लिख लिया इसको, 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर हमने लिख लिया क्योंकि u तो 0 है, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल साफ है, जो वर्क डन है, जो काम हुआ है वो किसके इक्वल में आता है, इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। देखो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, इफ 0 इज इक्वल टू 0, अगर u 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो वर्क डन है वो इसका मेथड ये हो जाएगा, ठीक है। बस आप ये याद रखो, वर्क इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, है ना। ये वाला मेथड कब यूज होगा, जब जो u है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी।
Thus, the kinetic energy possessed by an object of mass and m and moving with a uniform velocity v. अब देखो, अब जो kinetic energy है possessed by an object जो kinetic energy ले रहा है अपने मोशन में, उसका मास m है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है उसकी, v है। तो मेथड क्या बनता है, e के मतलब e मतलब एनर्जी और k मतलब काइनेटिक, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का मेथड। अब आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी का मेथड क्या होता है और हम काइनेटिक एनर्जी को किस तरह हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है तो देखो, यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी। यहाँ पे हमने इसको क्या करा, ये वाला मेथड हमारा कैसे बना, देखो W का जो फॉर्मूला है, मतलब जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब S। अब जो फोर्स है, फोर्स का जो मेथड है वो है MA, जो कि हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, और S मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो मेथड है वो है v² - u²/2a। तो हमने MA को भी यहाँ रख दिया और v² - u²/2a को भी यहाँ रख दिया, है ना, वर्क डन का फॉर्मूला बना के, ठीक है। अब समझते हैं एग्जाम्पल 11.3, जिससे आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो मेथड है इसको यूज करना सीख जाओगे। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है उसकी, 4ms-1। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हम अभी ऊपर नहीं देखेंगे, अभी हम यहीं से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का मेथड क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई mv²। तो मास क्या है इसका 15 और v² क्या है 4। तो किस तरह लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 2 2 4 कट जाएगा, ये 4 2 कितने होता है 8। अब आता है 15 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो जाएगा ये 120। तो आंसर क्या हो जाएगा 120 जूल। जूल क्या है हमारी SI यूनिट है ना। आप देखो ऊपर देखते हैं हमारा आंसर सही है या फिर गलत, देखो ये रहा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 120 जूल, है ना। आप हमेशा जो यूनिट होती है ना उसको जरूर लगाना, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा केजी, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, इन सबसे ना मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल 11.4। इसके अंदर हमें क्या बताया है, द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। कार की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए कार के ऊपर कितना काम हुआ हमें वो निकालना है। इसकी यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी और 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है फाइनल वेलोसिटी, और इसका जो मास है वो क्या है 15,000 kg। तो हम पहले क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, इसको भी और इसको भी। अब देखो यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे वो भी देखते हैं। अब ये 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने कैसे चेंज करा, देखो 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आप सिंपल तरीके से लिख लो 30 मल्टीप्लाई 1000, ये मीटर है ना 1000 मीटर, अपॉन 1 आवर में कितने मिनट होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होता है 60 सेकंड, है ना। अब देखो अब 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा 0। अब यहाँ 50 क्या आ गया 50/6, ये आ गया। अब देखो 2 3 6, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 2 5 10। अब हो गया 25/3। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 7 21, 3 8 24, 25 - 24 1, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा, 3 3 9 3 3 9। तो आंसर हो जाएगा 8.33 ms-1। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी कार की 16.67 मीटर पर सेकंड, जैसे हमने निकाली इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब आता है देयरफॉर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों को अलग अलग निकाला। फॉर्मूला क्या है ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, ये हमारा मास है, ठीक है। देखो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ये है हमारा एम क्या था 15,000 kg, और यू हमने क्या निकाला ऊपर 8.33। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 52041.68 जूल, ठीक है। अब ऐसे निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कार की। तो यहाँ पे हमने रखा था ऊपर इनिशियल, यहाँ पे रख लेंगे फाइनल, फाइनल रख लिया, यहाँ पे आ गया मास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कार की 208,416.68 जूल। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। EKF मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा EKF - EKI, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 156,375 जूल। तो ये हो जाएगा कि उस वाली कार के ऊपर कितना काम हुआ, थर्स द वर्क डन।
तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मेथड है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जितना काइनेटिक एनर्जी होती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो एनर्जी गेन कर रहा है तो उस वाली एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है किस ऑब्जेक्ट में, वो आप मेथड से निकाल सकते हो या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जितना काम उसके ऊपर हुआ है। बाय डेफिनेशन देखो यहाँ से आप इसको लिख भी लेना, वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल। ये यहाँ पे ना कुछ इस तरह की डेफिनेशन है जिसके अंदर आप बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट की कितनी होती है ना, जितना काम उसके ऊपर हुआ होगा उतनी उसे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 11.2.3 पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।